अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पालतू डॉग कमांडर को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया है। इस डॉग को जो बाइडेन के भाई जेम्स बाइडेन ने गिफ्ट किया था, लेकिन 2 साल तक व्हाइट हाउस में रहने के बाद अब कमांडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जर्मन शेफर्ड नस्ल का ये पालतू डॉग बेहद खूंखार हो गया था। करीब 10 दिन पहले कमांडर ने बाइडेन की सुरक्षा में तैनात एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को बुरी तरह काट लिया था। जानकारी के मुताबिक बाइडेन का ये डॉग व्हाइट हाउस में तैनात कर्मचारियों और अफसरों पर 11 बार हमला कर चुका था। राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन ने कमांडर के गुस्सैल स्वभाव पर काबू पाने के लिए जानवरों के डॉक्टर से भी संपर्क किया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कमांडर की आदतों में कोई सुधार नहीं दिखा, जिसके बाद कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए जिल बाइडेन ने कमांडर को व्हाइट हाउस से बाहर निकालने के आदेश दिए। इससे पहले बाइडेन के एक और पालतू डॉग मेजर को भी उसके खूंखार बर्ताव की वजह से व्हाइट हाउस से हटा दिया गया था। 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। ईरान की महिला पत्रकार नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। महिलाओं की आजादी और हक के लिए आवाज उठाने में उनका अहम योगदान है। ईरान सरकार ने मोहम्मदी को 31 साल की जेल की सजा सुनाई है। बेहतर जिंदगी की तलाश में सैकड़ों लोग मेक्सिको से अमेरिका पलायन कर रहे हैं। कई लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश में हैं। हालात को देखते हुए अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। ब्राजील के अमेज़न इलाके में ऐतिहासिक सूखा पड़ा है। तालाबों और झीलों का पानी सूखने के बाद लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सूखे को देखते हुए अमेज़न के 55 जिलों में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। अमेरिका के अलास्का में अमेरिका और भारत के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। दोनों देशों के सैनिक फिलहाल एक साथ पैराजंप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये संयुक्त युद्धाभ्यास 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पिछले हफ्ते अंकारा में हुए हमले का बदला लेते हुए तुर्की ने एक बार फिर सीरिया में घुसकर कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्की ने हवाई हमले कर उत्तरी सीरिया में स्थित कुर्द लड़ाकों के 30 ठिकाने तबाह कर दिए। तुर्की के रक्षा मंत्रालय की माने तो इनमें एक तेल का कुआं, एक भंडारण सुविधा और एक सराय भी शामिल है। दरअसल तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन के तहत नॉर्थ सीरिया में 15 ड्रोन भेजे थे, जिन्होंने एक कर टारगेट पर बम बरसाए और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। ये 6 तस्वीरें उसी ड्रोन अटैक की हैं। इनमें तुर्की के ड्रोन कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर बम गिराते नजर आते हैं, जबकि धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार और जमीन पर मलबा नजर आता है। सीरियाई सेना के मुताबिक तुर्की की ओर से किए गए इन ड्रोन हमलों में सेना के 6 जवान और 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। वहीं तुर्की की सेना ने दावा किया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए कई कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की ने पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। तुर्की की वायुसेना ने कुर्द इलाकों पर 3 लड़ाकू विमानों और 21 ड्रोन्स के जरिए 24 हवाई हमले किए हैं। ऐसा ही एक घातक हमला करीब 24 घंटे पहले सीरिया की मिलिट्री एकेडमी पर किया गया। ये हमला इतना भयानक था कि मिलिट्री एकेडमी में शवों का अंबार लग गया। सड़क पर खून बहने लगा। हमले में करीब 100 लोग मारे गए, जबकि इससे अधिक की संख्या में जख्मी हो गए। जिस वक्त तुर्की ने ड्रोन अटैक किया, उससे ठीक पहले मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। यही नहीं, इस सेरेमनी में सीरिया के रक्षा मंत्री भी शिरकत कर रहे थे। हालांकि वो इस हमले में बाल बाल बच गए। ड्रोन हमले से चंद मिनट पहले ही सीरिया के रक्षा मंत्री वहां से निकल चुके थे। सवाल यह है कि तुर्की बार बार सीरिया पर हमले आखिर क्यों कर रहा है। इसकी वजह है कुर्दिस्तान की मांग, जिसे तुर्की की सरकार अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा मानती है। दरअसल सीरिया की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके ने 1984 में कुर्द स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब वहां की पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी वाईपीजी कुर्द राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत कर सकती है। यही नहीं, पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट अलग कुर्दिस्तान की मांग भी कर सकती है। तुर्की का यह भी आरोप है कि पीकेके और वाईपीजी मिलकर कुर्द आंदोलन को हवा देने में जुटे हैं। ऐसे में तुर्की में रह रहे कुर्द समुदाय के करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि तुर्की में रह रहे कुर्द लोगों के मन में भी अलगाववाद की भावना पैदा हो सकती है। लिहाजा तुर्की ने सीरिया के उत्तर पूर्व में पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट और उसका समर्थन करने वाली कुर्द सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, तुर्की की सरकार ने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग भी शुरू किया, जिसके तहत वो सीरिया के उन समूहों और शरणार्थियों को अपनी सीमा के पास बसाना चाहता है जो तुर्की से मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं।
तुर्की की सरकार सीरिया के कुर्द और तुर्की के कुर्द समुदाय के बीच संपर्क को तोड़ना चाहती है ताकि तुर्की में कोई कुर्दिस्तान की मांग ना उठा सके और उसकी संप्रभुता पर कोई आंच ना आए। लेकिन इस सब के लिए तुर्की के एर्दोगान सरकार ने जो हथकंडा अपनाया है उसे दुनिया पचा नहीं पा रही। सुपर पावर अमेरिका भी सीरिया पर तुर्की की ओर से की जा रही एयर स्ट्राइक की मुखालफत करता नजर आया। यही नहीं, अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने अपने नेटो सहयोगी तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को सीरिया में अमेरिकी बलों के लिए संभावित खतरा माना जा रहा था। At approximately 11:30 local time, a Turkish UAV re-entered the ROZ on a heading toward where U.S. forces were located. U.S. commanders assessed that the UAV, which was now less than a half a kilometer from U.S. forces, to be a potential threat, and U.S. F-16 fighters subsequently shot down the UAV in self-defense. ये पहली बार है जब अमेरिका ने नेटो सहयोगी तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद तुर्की रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जिस ड्रोन को मार गिराया गया वो उनका था ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ड्रोन किसका था। We have no indication that Turkey was intentionally targeting U.S. forces, and as I mentioned, the secretary did talk to his Turkish counterpart. वहीं अमेरिका ने भी तुर्की के साथ सहयोग करते रहने की बात कही। वहीं तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उसके मंत्री यासर गुलेर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की और आश्वस्त किया कि तुर्की इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका के साथ संयुक्त लड़ाई के लिए तैयार है।